सो गाइस, हम लोग आगे एक नई यूनिट को कवर करने के लिए, जो कि है बीपीसीसी 106 की यूनिट 6 मनोविश्लेषण। एकदम नाम से सिंपल है, मनो और विश्लेषण। तो हम इसको मनोविश्लेषण करने वाले हम इस यूनिट का। अब हम लोग और गाइस आगे हम लोग मनोविश्लेषण का औपचारिक प्रारंभ 1895 में हुआ, जिसमें मनोविज्ञान के दूसरे विचारधारा के संप्रदाय को आच्छादित किया। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषण सेटिंग के प्रतिनिधि थोड़े बहुत एक दूसरे के संपर्क में थे। आपसी मौलिक मतभेद के पश्चात विचारों और संप्रदाय के शैक्षणिक विस्तार को साझा किया और उनके प्रभावों को उनके अस्तित्व में लाया गया। ये बकवास चीज है। अब हम लोग आगे सिमरन फ्रायड के ऊपर। क्यों आगे हम सिमरन फ्रायड के ऊपर? क्योंकि सिमरन फ्रायड ही है जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। वो तो विलियम वुंट थे, और सिमरन फ्रायड है मनोविश्लेषण के जनक। मनोविश्लेषण के स्थापक सिमरन फ्रायड, जिन्होंने व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत को दिया। क्या दिया भाई? जन्म दिया वाली लाइन ही गायब कर दिया। मनोविश्लेषण फ्रायड को अचेतन मन की भूमिकाओं और मनोवैज्ञानिक विकृतियों के बारे में बतलाया। फ्रायड का जन्म 16 मई, ये सब हम क्यों बताया यार? चलो ठीक है, 6 मई 1856 को यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने अधिकांश समय वियना में बिताया, जहाँ उन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा किया था। मनोविश्लेषण का विकास किया। मनोविश्लेषण को धीरे धीरे बढ़ती लोकप्रियता के कारण फ्रायड ने अपनी व्याप्य अनुयायी हो गए, और नाजियों के बढ़ते प्रभाव के कारण फ्रायड वियना से चले गए। उनकी मृत्यु लंदन में 23 सितंबर 1940 को हुई। 40 नहीं, 39 को ही। हम तो एक साल बाद मार रहे हैं बेचारे को। नहीं शायद मारे यार, हम तो मारेंगे किसी को। फ्रायड का व्यक्ति समाज में, ये सब उनकी बुक्स के नाम है यार, तुम पढ़ लेना। हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि कौन सी बुक सिमरन फ्रायड की है या नहीं, अगर तुम कभी तैयारी करोगे तो। मतलब कि यूसीटी पीजी के लिए। मनोविश्लेषण का प्रभाव। तो मनोविश्लेषण का प्रभाव मानी बताया बहुत पड़ा होगा कि मनोविश्लेषण है। मनोविश्लेषण अचेतन मन का सिद्धांत। गाटफ्रीड विल्हेम लाइबनीज। यार इन लोगों का नाम रखने में कहीं दिक्कत नहीं होती थी, इतना बड़ा नाम। 18वीं शताब्दी के पूर्व जर्मन दार्शनिक एवं गणितज्ञ लिबनिज एक विचार विकसित किया जो सोचो, गणितज्ञ लोग भी विचार मत दिए हुए, क्या दिन आ गए थे। विकसित किया जो मोनाडोलॉजी, क्या है, चिन्हद्रु शास्त्र कहलाता है। मोनाड, जिसे लिम्बिज व्यक्ति के सत्य तत्व के रूप में माना जाता है, जो शारीरिक अणु नहीं थे, जो संपूर्ण रूप से भौतिक तत्व नहीं बने थे। प्रत्येक मोनाड मानसिक तत्व का बना बिगड़ा हुआ है, जो बढ़ते हुए मोनाड को एक दूसरे से एकत्रित हो जाते हैं और वे एक विस्तार को जन्म देता है। मोनाड को प्रत्यक्षीकरण के रूप में पसंद किया जा सकता है। लिबनिज का मानना था कि मानसिक घटनाएं क्योंकि है मोनाड की क्रियाशीलता के चेतन के विभिन्न डिग्री होते हैं, जो अचेतन के स्पष्ट चेतन के मध्य फैला होते हैं। चेतन के कम स्तर सूक्ष्म प्रत्यक्ष कहलाते हैं, जो चेतन के यह अनुभूति आत्मबोध कहलाती है। जोहान फ्रेडरिक हर्बन। ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? ये लोग बकवास कर रहे हैं अचेतन मन के सिद्धांत के ऊपर। अच्छा, तो यार जोहान फ्रेडरिक को छोड़ दो, बकवास इंसान है ऐसे भी। गुस्ताव थियोडोर फेकनर, ये बहुत नामी वैज्ञानिक थे, इनका पढ़ा जाए। फेकनर को भी अचेतन सिद्धांत का विकास सहयोग किया। उन्होंने भी दहलीज के सिद्धांत का प्रयोग किया। दहलीज कौन था भाई? क्या टाइप किया है ये लोग? दहलीज कहाँ से आ गया? अब लाइबनीज को दहलीज तो नहीं ना लिख दिया लोग कहीं? सिद्धांत का प्रयोग किया। यह उनका ही सुझाया था कि मस्तिष्क का आइसबर्ग बर्फ के टुकड़े के समान है, जिसका प्रभाव फ्रायड पर बहुत अधिक पड़ा। फेकनर ने मानना था कि आइसबर्ग के बड़े भाग को समान, मस्तिष्क का अधिकांश भाग सतह के नीचे होता है, यह भी एक अनिश्चित शक्तियों को प्रभावित होता है। फ्रायड ने फेकनर की पुस्तक एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी में अपने बहुत कुछ कहा। कुछ मुख्य तत्वों को फेकनर के कार्यों को निकाला: खुशी के सिद्धांत, मनोऊर्जा एवं क्रोध का महत्व आदि।
यूरोप में 1818 बौद्धिक वातावरण, हमें क्या करना है जान के भाई वहाँ के वातावरण, हम यहाँ का हमें फर्क पड़ रहा है, अपने घर का वातावरण ठीक ना हो दूसरे के हम यूरोप का वातावरण चले पढ़ने। मोदी लाओ मोदी जिताओ। मनोविकृति का अभिप्राय, मनोविकृति या मानवीय बात है, मानसिक बीमारी मनोविकृति कहलाती है। 19वीं शताब्दी के दौरान मनोचिकित्सक के विचारों के दो प्रमुख संप्रदाय थे, दैहिक एवं मानसिक। दैहिक संप्रदाय का मानना था कि असामान्य व्यवहारिक शारीरिक कारणों जैसे मस्तिष्क चोट, उत्तेजन, स्नायु तथा स्नायुओं के बीच अधिक तनाव के होने से मानसिक संप्रदाय असामान्य व्यवहार की व्याख्या मानसिक अवस्थाएं मनोवैज्ञानिक आधार पर करते हैं। सामान्य दैहिक दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली था। मनोविश्लेषण का विकास दैहिक स्थिर और निर्धारण के विरोध के रूप में हुआ। जैसे जैसे इलाज होने वाले व्यक्ति ठीक होता तो कुछ वैज्ञानिक इन बातों को सहमत हो गए कि मानसिक चोट अथवा अन्य प्रभावी कारकों के अतिरिक्त संवेगात्मक कारण और अधिक महत्वपूर्ण थे। मतलब मतलब समझो इसको कि बिना चोट के वो लोग ये नहीं मानते थे कि मानसिक मनोविकृति हो सकती है। सो सम्मोहन का उपागम, हिप्नोटाइज्म, सम्मोहन का उपयोग, सॉरी हम क्या पढ़ लेते हैं तुम लोग के चक्कर में। उपागम, सम्मोहन का उपयोग जीन मार्टिन साको, अरे इसको मत ठोको कैमरा हिल जा रहा है। 1800 का मध्य एक फ्रेंच चिकित्सक जीन मार्टिन सार्को के कार्य के कारण सम्मोहन की व्यावसायिक स्वीकारोक्ति हुई स्वीकारोक्ति हुई। सार्को के विभिन्न मरीजों का सम्मोहन के द्वारा सफलतापूर्ण इलाज किया। विश्लेषण के रूप में उन्होंने उन्माद के लक्षणों का वर्णन किया तथा सम्मोहन के मेडिकल शब्दावली का प्रयुक्त किया, जिसमें एक दूसरे चिकित्सकों के मध्य अधिक स्वीकार हो गए। प्रारंभ में सारकोट का कार्य तंत्रिका के संबंधित था, जिनमें शारीरिक शुद्धताओं का विशेषण बल दिया जाता था, जैसे कि पैरालिसिस के लक्षण। सार्को का उन्माद में रोगियों के सम्मोहन का बहुत अधिक उपयोग किया। उन्होंने छात्रों को एक अन्य समूह को रोगियों को सम्मोहित किया। इसकी वजह से उन्हें तंत्रिका के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन ने क्या खोजा था जरा कमेंट में बताना तो जरा। फ्रायड थोड़े दिन के लिए सारकोट के छात्र थे तथा विकृतियों के उपचार के लिए सम्मोहन विधि का उपयोग में बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने सम्मोहन की विकृतियों के उपचार के विधि के रूप में प्रारंभ किया। पिएजे जेनेट सार्को के छात्र थे। उन्होंने सार्को के इन दृष्टिकोण की उन्माद एक शारीरिक समस्या है एवं इन्होंने मानसिक विकृति के रूप में पहचानने को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मानसिक तथ्यों विशेष रूप से स्मृति की कमी, निश्चित विचार एवं अचेतन शक्तियों के कारण रूप में माना एवं उन्होंने सम्मोहन को एक उपचार की विधि के रूप में चुना। जेनेट के कार्यों ने फ्रायड के बहुत विचारों को पुनरानुमानित किया। बस जो समय आ गया था हम लोग का हिप्नोटाइज, सम्मोहित लोग कर लेते थे। डार्विन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रायड और उनके मनोविश्लेषण के लिए मार्ग प्रशस्त किए। डार्विन में बहुत से ऐसे विचारों को विवेचना की जो बाद में फ्रायड के मनोविश्लेषण केंद्रीय तथ्य बन गया, जिसमें अचेतन मस्तिष्क की प्रक्रियाएं, दंड, स्वप्न का महत्व, कुछ व्यवहारिक लक्षणों के छिपे हुए लक्षणों के समूह के लैंगिक उत्तेजना के महत्व सम्मिलित था। फ्रायड के बच्चों के संपूर्ण विकास के विचारों पर डार्विन सिद्धांतों को प्रभाव दिखलाई पड़ा। डार्विन ने व्यवहार के विचारों के आंतरिक पक्ष के फोकस किया, जिसे फ्रायड के बाद में किया। 19वीं शताब्दी के अंत में वियना में लैंगिक मनोवृत्ति हटाओ बकवास चीज है, विरेचन की अवधारणा बकवास चीज है, सपने के बारे में विचार। देखो अब सपने के बारे में उन लोगों का कितना अच्छा विचार थे। 17वीं शताब्दी के बाद दर्शन एवं दैविक साहित्य के स्वप्न में संबंध में फ्रायड के बहुत से विचारों ने पूर्वानुमान किया गया। फ्रायड के 3 समकालीन पहले से ही स्वप्न का अध्ययन कर रहे थे। सोकार्ट का कहना था कि उन्माद के संबंधित मनोविज्ञान के आघात
रोगी के सपने में दिखलाई पड़ना, जिन्हें यह विश्वास था कि सपने में उन्माद के कारण निहित होते हैं, और उन्होंने सपने के उपचार में एक साधन के रूप में उपयोग किया। क्राफ्ट एबिंग का तथ्य था कि अचेतन के लैंगिक इच्छाएं सपने में पाई जाती है। बकवास बकवास बातें हैं। मनोविश्लेषण का विकास। अरे इतना देर से अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा हाँ, वो सिद्धांत पढ़ रहे थे मतलब। यह एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में अपने करियर के प्रारंभ में फ्रायड ने अनुभव किया कि उनके स्नायु विकृति के लक्षण रोगियों के आंगिक विकृत नहीं थे, बल्कि उनके लक्षण संवेदनात्मक ढंग से के कारण से उत्पन्न हुए थे, जिसे उस समय उन्माद के नाम से जाना जाता था, जिसे रूपांतर प्रक्रिया के क्रमिक विकृति के बारे में जाना जाता था। इसके इनके मनोचिकित्सा के फ्रायड की रुचि को आगे बढ़ाया। 1885 में फ्रायड ने प्रसिद्ध मनोचिकित्सक जीन सॉकार्ट के निर्देशन में अध्ययन किया, जो उन्माद के उपचार के लिए संबंध के उपयोग में प्रारंभ किया, पर इसको बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं पाया। विवेचन को स्वीकारोक्ति में सम्मोहन की अस्वीकारना। मनोविश्लेषण के विकास में ब्रूअर की अन्य संबंध में रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने फ्रायड के विवेचन विधि अथवा बातचीत उपचार विधि को विकसित किया। आगे चलकर उनके काम की यह विधि बहुत प्रमुख विधि हो गई। बकवास चीजें यार हटाओ, पूरा चीजें हटाओ। मनोविश्लेषण का विकास तक ठीक था। मनोविश्लेषण की प्रथम पुस्तक द ब्रूकर के अलगाव कोई काम की नहीं थी। आत्मविश्लेषण तथा सपने की व्याख्या है, अभी हम पढ़ लिया। आप तो विश्लेषण तो बहुत सिंपल यार, तुमको सब पता होगा इसके बारे में, क्योंकि हम कई बार भी ये दफा पढ़ा चुके हैं इसको। तो आत्मविश्लेषण तथा सपने की व्याख्या अभी पढ़ा है पीछे, बार बार एक एक चीज को पढ़ा रहा है। और आगे हम लोग पहचान एवं मतभेद। पहचान तो तुम पढ़ाए अहम और अहम वाले में। पहचान और आत्मविश्लेषण वाले बुक में साथ में पढ़ाए थे, फर्स्ट ईयर वाले में। फ्रायड का अमेरिका भ्रमण। हम क्या करेंगे उसका अमेरिका भ्रमण पढ़ के यार, और है भी कोई काम का नहीं वो। मनोविश्लेषण के एक उपचार विधि के रूप में ये तो है ही। अब इसको चलो देखा जाए। स्वतंत्र साहचर्य। फ्रायड ने पता किया स्वतंत्र साहचर्य विधि का प्रयोग हमेशा स्वतंत्रता से नहीं किया जा सकता। आगे अथवा पीछे चलकर इसके मरीज इसे चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। आगे तथा पीछे चलकर उनके मरीज इसे इस चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां पर अपने एकत्रित भाव को बताना नहीं चाहते तथा अपने बताने में असमर्थ होता है। प्रतिरोध। स्वतंत्र साहचर्य में प्रतिरोध एक ऐसी बाधा होती है जहां मरीज अपनी दुखद स्मृतियों को बताने में मना कर देता है, और फ्रायड के विश्वास था कि यह प्रतिरोध क्या है यार, प्रदर्शित करता है कि रोगी अपने चेतन स्मरण में आ गया है, जिसका सामना करना उसके लिए शर्मनाक है। फ्रायड ये मानना था कि प्रतिरोध संवेगात्मक दर्द से बचने का एक रास्ता है, स्वरूप है। दर्द की उपस्थिति यह इंगित करती है कि विश्लेषण की समस्या के स्रोतों के निकट एक विश्लेषण में अपनी छानबीन इसी दिशा में बढ़नी चाहिए। दमन। फ्रायड ने प्रतिरोध की दमन को एक मौलिक सूत्र के रूप में सिद्धांत बनाने के लिए बात किया, और अस्वीकृति विचारों के स्मृति में इच्छाओं के चेतन और जागरूकता के निकालने की प्रक्रिया को वर्णन करती है। प्रतिरोध से संभावित व्याख्याओं के प्राप्त होने में फ्रायड प्रतिरोध के कारण मानते थे। असुखद विचार अथवा आवेग को चेतन से जबरदस्ती बाहर ढकेला जाता था। चिकित्सक मरीज इन दमित सामग्रियों को चेतन में लाने में सहायता करता है, इसके लिए लड़ सके तथा उसका सामना करना सीख सके। अंतरण और स्वप्न विश्लेषण। घूम फिर के स्वप्न विश्लेषण कहाँ से आ जा रहा है? फ्रायड ने माना था कि जब रोगी अपने स्वप्न में वर्णित करता है, जब हम स्वप्न को वर्णित करता है, तो केवल उसकी दमित इच्छा है अप्रकट स्मृति प्रतीकों के स्वरूप में व्यक्त होती है, जबकि अधिकांश स्वप्न प्रतीक उसके लिए सही होता है, जो प्रस्तुत करता है कि जबकि दूसरे प्रतीक बाकी सबके लिए समान होता है। फ्रायड के शोध की विधि। बकवास चीज। व्यक्तित्व की प्रणाली के रूप में मनोविश्लेषण, ये भी कोई खास चीज नहीं है। व्यक्ति के चेतन कोई खास नहीं, चिंता कई दफा पड़ा हुआ है।
रक्षा युक्तियाँ, युक्ति ही है ना। हाँ, मनोलैंगिक अवस्थाएं कोई काम की नहीं है। आलोचनाएं, आंकड़ा संकलन की विधि कोई काम की नहीं है। फ्रायड का आंकड़ा, संपूर्ण प्रभाव, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण कोई काम का नहीं है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन काम में कुछ नहीं, बकवास चीज है सब। वर्तमान समय में फ्रायड, हम क्या करेंगे भाई, वर्तमान समय में तुम निकल ली है। सो गाइस, सारांश आ गया है, मतलब चैप्टर एंड हो गया है और नहीं पढ़नी है बहुत सारी बकवास बातें हम लोग को। हम लोग एग्जाम इंपॉर्टेंट वीडियो में बस मेन चीजें पढ़ के अपने एग्जाम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट नंबर पाने की कोशिश करो। अच्छे से लिखो, अपने कॉमन सेंस को अच्छे से अच्छा यूज करो। और हम लोग मिलेंगे अब यूनिट 7 में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, जिन लोगों को पढ़ने का मन होगा उन लोग को अच्छी लगी हुई होगी, जिन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं गया होगा उन लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी। मानी बात है। सो अच्छी लगी और नहीं अच्छी लगी हो, कमेंट तो जरूर करना है वीडियो पे। और जिन लोगों को अच्छी लगी उन लोगों को लाइक करना कंपलसरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। अब भाई, अब लियो तो पढ़ना तो पड़ेगा तुम लोग को। तो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। पढ़ाई करो, लिखाई करो, खुश रहो।